अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग और हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे आज बैलेंस शीट। पहले हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है। इसमें जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स रिपोर्ट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। These reports are the comprehensive way of communicating financial information to the users. ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एक रिपोर्ट की सूरत में मौजूद होती हैं जिसके अंदर हमारे बिज़नेस की तमाम तरह एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और ये रिपोर्ट्स जो हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे होता है, यानी कि एक कंप्लीट वे होता है जिसके अंदर हमारी कंप्लीट पिक्चर मौजूद होती है हमारे बिज़नेस की। ठीक है, और इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में मुख्तलिफ यूज़र्स से। ठीक है, यानी कि अगर मुझे अपने बिज़नेस के बारे में अपने किसी इन्वेस्टर को या फिर मैं किसी से अगर लोन ले रही हूँ उसको बताना है, या मुझे ख़ुद इन्फॉर्मेशन अपनी रखनी है कि मेरे पास बिज़नेस की एक्चुअल पिक्चर क्या है, तो वहाँ पे हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, एक हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी हमारी होती है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास मौजूद है। अ बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड असेट्स ऑफ अ बिजनेस एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट हमें दी हुई होती है जिसके अंदर हम हमारी तमाम तरह लायबिलिटीज़ के बारे में जिक्र होता है। लायबिलिटीज़ वो तमाम चीज़ें जो कि हमने पे करनी है, यानी कि हमारे क्रेडिट्स जो आ जाते हैं, हमारे लोन्स जो आ जाते हैं, वो तमाम हमारे लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर डिटेल होती है हमारे कैपिटल से रिलेटेड, यानी कि हमारा कितना सरमाया इन्वेस्ट हुआ है और उसके अंदर से हमने क्या चीज़ें जो है विदड्रॉ की हुई हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल के हेड में। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर डिटेल होती है असेट्स की, असेट्स ऑफ अ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस के हमारे कितने असेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इनके लायबिलिटीज़ के अंदर भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं। इसी तरीके से असेट्स हमारे फिक्स असेट्स भी होते हैं और करंट असेट्स भी होते हैं। जो असेट्स हमारे ईजीली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं वो हमारे करंट असेट्स कहलाते हैं, और जो ईजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होंगे वो हमारे फिक्स असेट्स कहलाएंगे। तो इसके अंदर हम बैलेंस शीट के अंदर हम एक ख़ास पीरियड की पिक्चर हम अपने पूरे बिज़नेस की देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे पास कितने लायबिलिटीज़ हैं, हमने किस किस को पे ऑफ करना है, हमारा कैपिटल कितना है, हमारे असेट्स की सूरत हाल क्या है। और हम इसी तमाम इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं, या फिर अगर हमने ये किसी यूज़र को हमारे जिससे हमने लोन लेना है उसको प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए सब चीज़ों को देखना समझना आसान हो जाता है, या किसी से इन्वेस्टमेंट करवानी है अगर हमने तो उसके लिए भी ये बहुत ही ईजी वे हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ बैलेंस शीट इज़ अ लिस्ट ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सेम वही बात है कि ख़ास टाइम पीरियड में ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ों की डिटेल्स ले लेना, उन तमाम चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेना हमारा बैलेंस शीट का मकसद होता है। बैलेंस शीट हमारी फर्दर जल्दी जल्दी नहीं बन रही होती, बल्कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारे साल के आखिर में जब हमने तमाम चीज़ों का एंड करना है, हमने तमाम चीज़ों की क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं रिकॉर्ड करनी है, तो वहाँ पे हम बैलेंस शीट को यूज़ करते हैं। और बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल जो हमने शुरू में अकाउंटिंग की इक्वेशन देखी थी, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, असेट्स इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी और इसके साथ हमारी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, इन दोनों का जब हम सम अप कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी बन जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को भी हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फर्स्ट हाफ के अंदर हमारे पास असेट्स आ जाते हैं और दूसरे हाफ के अंदर हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटीज़ का सम आ जाता है। इसके अंदर आपने देखते हुए चलना है कि असेट्स हमेशा बराबर होंगे कैपिटल और लायबिलिटी के सम के। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्डिंग में गलती हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी बुक से ही हमने यहाँ पे पिक्चर ली है, एक्स एंड वाई सन्स बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2000। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर और इनकम स्टेटमेंट की ये हेडिंग के अंदर जो फ़र्क है, हम इनकम स्टेटमेंट में बात कर रहे थे फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जब साल ख़त्म हो रहा है, और बैलेंस शीट की हम बात करते हैं और किसी फिक्स डेट के ऊपर, ठीक है, एज ऑन जून 30, 2000।
तो कोई फिक्स डेट जब दी जाती है तो वहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर ये हेडिंग के अंदर हम फिक्स डेट को लिखते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम मज़ीद इसकी डिटेल में जाते हैं तो असेट साइड्स पे हम देखते हैं कि हमारे पास फिक्स असेट्स होते हैं। फिक्स असेट्स में हमारे पास आ जाती है बिल्डिंग। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ और जहन में रखनी है कि तमाम फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड की जाती है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन फ़िलहाल आप डेप्रिसिएशन को समझ लें कि जितने भी फिक्स असेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी एक यूज़फुल लाइफ होती है। वो यूज़फुल लाइफ जो है आहिस्ता 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 होकर ख़त्म हो रही होती है। यानी कि कोई चीज़ भी मैंने परचेज़ करी जिसकी वारंटी मेरे पास थी 10 साल की, 5 साल की, 20 साल की, कितने भी अरसे की थी, तो उसकी यूज़फुल लाइफ जो है साल के दौरान, महीनों में, दिनों में कम होती चली जा रही होती है। और वो वैल्यू हम जो कम कर रहे होते हैं उसको हम एक अलाउंस में डाल रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे कहलाती है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है। तो इसको हम हमेशा फिक्स असेट में से लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है बिल्डिंग और इसके नीचे लेस किया जा रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ से डिडक्ट कर देना है। जब भी इसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ आगे रखी उसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर कभी भी माइनस की साइन शो नहीं होती। उसको जो कुछ भी हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हमने ब्रैकेट्स में लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आ गए। फर्नीचर भी हमारा फिक्स असेट है और फिक्सचर्स के अंदर आ जाती हैं हमारी तमाम जितने भी आपके होल्डर हैं, फैंस हैं, जो भी हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं वो सब भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये सब भी हमारे बिजनेस को चलाने में मदद दे रहे हैं, तो ये हमारे असेट्स हुए। अब इसी तरीके से जैसे हमने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी, यहाँ से भी हम लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन और इसकी वैल्यूज़ को भी हम रख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर हमने डेप्रिसिएशन को लेस करके फिर उसकी वैल्यू को अलग से रख दिया। इसी तरीके से फर्नीचर और फिक्सचर की भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से वैल्यू को, और जो वैल्यू बचेगी वो हम अलग से रख देंगे, ठीक है। ये आपके सवालात के अंदर गिवन होता है कि कितनी डेप्रिसिएशन जो है, कितना % चार्ज करना है, सब डिटेल आपको दी गई होती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के अंदर भी हमारा, क्योंकि एक फिक्स असेट है, इसके अंदर से भी हमने डेप्रिसिएशन को लेस करना होता है और सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन की जितने भी आपने डिडक्शन करनी होती है, ये हमें सवालात में गिवन होगा कि कुछ % दे दिया जाएगा कि इतना % आपने लेस करना है, या फिर कोई ख़ास अमाउंट दे दिया जाएगा जो कि आपने लेस करना है। इसका भी हमने लेस करके फिर कॉलम हमने शिफ्ट कर दिया टोटल इसका, तो ये हमारे आके टोटल फिक्स असेट्स, तमाम तीनों असेट्स को, एक एसेट होगा, 2 असेट होंगे, जितने भी असेट्स होंगे आपने टोटल फिक्स असेट्स की अगर डेप्रिसिएशन दी हुई है आपने डेप्रिशिएट करना है और फिर उसको तमाम को टोटल करके लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आगे करंट असेट्स। करंट असेट्स वो तमाम असेट्स जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो तमाम सामान हमारा, वो स्टॉक हमारा जो कि हमने लिया ही रीसेल पर्पस के लिए है, वो हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, यानी कि मैंने कोई क्रेडिट के ऊपर सेल्स करी थी, उसके अगेंस्ट मेरे कुछ रिसीवेबल्स क्रिएट हुए थे, यानी कि मैंने चीज़ बेची और उसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स तैयार करे कि मुझे 3 महीने बाद इसकी पेमेंट मिल जाएगी, तो वो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, वो हमारा असेट होता है, उसको हमने रिकॉर्ड करा। उसके बाद इनकम रिसीवेबल्स होते हैं, कहीं से मुझे इनकम जनरेट होनी है, मुझे मिलनी है, वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस हमारे अखराजात होते हैं और प्रीपेड से मुराद ये होती है कि उसको मैंने पहले से अदायगी की हुई है। इसकी बहुत ही सिंपल सी मिसाल प्रीपेड की हमारे मोबाइल फ़ोन के कार्ड्स हैं। जब हम मोबाइल फ़ोन का कार्ड परचेज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क का, तो हम उसकी पेमेंट पहले कर देते हैं और उसको हम जब मोबाइल में चार्ज करते हैं तो हम उसका ख़र्चा बाद में करते हैं। तो ये हमारा एक मिसाल होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। इसी तरीके से पोस्ट पेड होता है, यानी कि हमने ख़र्चा पहले कर लिया, उसके बाद उसकी अदायगी करी हमने, ये भी हमारा एक करंट असेट है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है बैंक। बैंक हमारा करंट असेट है। हमारे बैंक में जितने भी अकाउंट के अंदर, बिजनेस के अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं वो हमारा करंट असेट्स है, क्योंकि वो मदद दे रहा है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। इसके बाद कैश आ जाता है। कैश हमारा सबसे मेन करंट असेट होता है, जिसके ज़रिए हम बिज़नेस के तमाम ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं। इसके बाद ये सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारे टोटल करंट असेट्स आ गए। अब फिक्स असेट्स में टोटल करंट असेट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे टोटल असेट्स आ गए। ये वो वैल्यू है जो हमारी फर्स्ट हाफ को सॉल्व कर देती है। इसके बाद हम सेकेंड हाफ पे आते हैं, तो इक्विटी साइड कहलाती है ये। इक्विटी साइड पे सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि हमने जो भी अकाउंटिंग ईयर्स स्टार्ट किया उस वक्त कितना ओपनिंग बैलेंस था हमारा। हो सकता है हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट मंथ है बिजनेस का, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे।
लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ केसेस में हम 3-4 साल 5 साल बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो पिछला हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, बैलेंस था, जो कुछ भी था हमारा कैपिटल का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये वो प्रॉफिट है जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट से मालूम किया था। हमने लास्ट देखी थी इनकम स्टेटमेंट, जो लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट आया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर लॉस हुआ होता है तो उसको हम यहाँ से कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में हमें शो हो रहा है प्रॉफिट, तो वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये टोटल हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आपको पता है कि कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कम कैसे होता है कि अगर हमारी कोई किसी किस्म की ड्राइंग्स होती हैं, यानी कि मैंने ड्राइंग्स तमाम वो तर चीज़ें जो कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रही हूँ, ठीक है, बिज़नेस के यूज़ के लिए ला रही हूँ, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी कि मैंने बैंक से पैसा निकाला और उसको मैंने ला के डाल दिया अपनी फर्म के अंदर, किसी काम के लिए यूज़ कर लिया, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी। लेकिन मैंने बिज़नेस में से, बैंक में से कैश कोई भी चीज़ मैंने निकाली, या मैंने कोई असेट भी निकाल के मैं उसको अपने घर ले गई, किसी भी किस्म का कोई फिक्सचर में से, फर्नीचर में से, तो वो चीज़ भी मेरी ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। उसको हमने लेस करना होता है कैपिटल के अंदर से, कैपिटल के अंदर से उसको मैंने लेस करा, तो वो चीज़ हमारे पास आ गई कैपिटल एट एंड। इसके बाद फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, दोनों तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी। करंट लाइबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, जिनका जो ड्यूरेशन है वो ज़रा कम होता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल। एक अकाउंट रिसीवेबल थे, रिसीवेबल्स हमारे असेट्स होते हैं, अकाउंट्स पेएबल्स हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे असेट इस वजह से होते हैं क्योंकि वो हमने कोई चीज़ बेची होती है जिसके बदले में हमें पैसे मिलने होते हैं, ठीक है, हमें रिसीव करना होता है। अकाउंट पेएबल्स जो हैं, हमने कुछ परचेजेस करी होती हैं, लेकिन वो हमने क्रेडिट पर करी होती हैं, उसके पैसे हमने अदा करने होते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट अकाउंट पेएबल क्रिएट किए जाते हैं। तो ये अकाउंट पेएबल हमारा करंट लाइबिलिटी आ गया। इसके बाद एक्सपेंस पेएबल, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो मुझे करने थे लेकिन मैंने नहीं किए, वो मुझे करने हैं, तो मैं उसकी लायबल बन चुकी हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद टैक्स पेएबल होता है, यानी कि मैंने टैक्सेस अदा करने थे, अभी नहीं किए, मैं करूँगी, ठीक है, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी में आ गया। इसके बाद होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मेरे पास बैंक में कुछ अमाउंट कम थी, उसमें मैंने बैंक से लोन चार्ज ले लिया या एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया, तो वो चीज़ हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाती है, ठीक है, तो ये लायबिलिटी ही है हमारी। इस तरीके से ये तमाम हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज़ बन गई। अब इसके अंदर से हम ऊपर अपनी कैपिटल एंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और टोटल करंट लायबिलिटीज़ को जब प्लस करते हैं तो टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज़ हमारे पास अमाउंट आ जाती है। तो ये अमाउंट और हमारी टोटल असेट्स की अमाउंट, ये दोनों अमाउंट्स हमारी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है आप कोई ना कोई गलती यहाँ पे कर रहे हैं। बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक ये आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया और सेकंड पिक्चर में भी आपको ये बैलेंस शीट को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि हम कॉलम्स में ले लें। एक असेट का कॉलम हमने बना लिया और दूसरा हमने इक्विटी साइड बना ली। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरह से बनते हैं, एक ही तरीके से एंट्री होती है, दोनों को हमने इक्वलेंट लेके आना होता है। इसके बाद द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट लिस्ट असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक ख़ास ऑर्डर के अंदर हम बैलेंस शीट के अंदर तमाम तर चीज़ें रखते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो चीज़ों की जो ऑर्डर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा और चीज़ों को ऑर्डर में रखना आ जाएगा, ठीक है। कि हम आगे पीछे करके रखेंगे तो वो हमारी जो बिज़नेस का रिकॉर्ड है वो अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं होता। ओके, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स को लिखने का ऑर्डर ये है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और क्या चीज़ देखनी है, लेंथ ऑफ यूज़फुल लाइफ, ठीक है, नहीं कि कौन सा असेट फिक्स असेट का उसकी यूज़फुल लाइफ किस तरह से है। जैसे कि बिल्डिंग जो है उसकी यूज़फुल लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप एक चेयर को और बिल्डिंग को कंपेयर करें तो हमारी बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ ज़्यादा होगी, चेयर जो है वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बिल्डिंग को अगर कंपेयर करें अपने फर्नीचर और फिक्सचर के साथ तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ ज़्यादा है, तो सबसे ऊपर हम उस आइटम को रखते हैं जो कि जिसकी यूज़फुल लाइफ सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से हम उसका ऑर्डर रखते हैं। इसी तरीके से जब करंट असेट्स की बात आती है तो करंट असेट्स के अंदर भी हम ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर रखते हैं और लेंथ ऑफ टाइम देखते हैं हम इसके अंदर। इसमें आपको कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, अगर आप इसका ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कोई इसमें नंबर नहीं कटने वाले आपके, लेकिन एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके भी आसानी होगी चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस में जब एक चीज़ आ जाएगी तो जब हम उसको
प्रैक्टिकली करेंगे, ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो उसको करना आसान होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और ये एक क्विक रिव्यू था हमारा बैलेंस शीट के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम्स की वजह से अभी इन तमाम चीज़ों को बड़ी तेज़ी से लेके जा रहे हैं ताकि सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा हम रिव्यू दे दें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके अपने तमाम सवालात को पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।